स्वागत है आपका एग्ज़ाम वेट के नए वीडियो में। आज रचनाकार सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। ये पहला वीडियो जयशंकर प्रसाद पे था और वो वीडियो आप देख चुके होंगे उम्मीद है। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर आप हमारे चैनल पे डायरेक्ट जाके हिंदी वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके भी देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं अगला वीडियो। रचनाकारों की श्रेणी में आज जिस दूसरे रचनाकार की हम बात करेंगे, क्योंकि हमने छायावादी युग से शुरू किया था और छायावादी युग के प्रथम स्तंभ जयशंकर प्रसाद की हमने परसों बात की थी, तो अब हम बात करेंगे आज उसके दूसरे स्तंभ मतलब कि निराला जी के बारे में। इनका जन्म 1896 में हुआ था और इनका जो निधन था वो 1961 में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा ज़िले के रहने वाले थे। इनके गांव का नाम था गढ़ाकोला, ठीक है। इनका जो असली नाम था वो सूर्यकांत त्रिपाठी नहीं था, वो इनका असली नाम सूरज कुमार था और बाद में इन्होंने साहित्यिक नाम बनाने के लिए सूरज कुमार को सूर्यकांत कर दिया और त्रिपाठी तो थे ही, फिर साथ में निराला इनके नाम के साथ अलग से जुड़ गया। आज अगर आप ये बोलें कि निराला की कविताएं पढ़नी हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही आपको गूगल खोल के देगा। तो ये निराला के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। ये जो हैं ये छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इन्होंने सिर्फ छायावादी कविताएं नहीं लिखी, प्रगतिवादी युग जब आया तो उसमें भी इन्होंने अलग तरह की कविताएं लिखी, राष्ट्र से प्रेरित कविताएं लिखी, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर कविताएं लिखी, लेकिन इन्हें छायावादी युग का प्रमुख कवि एक माना जाता है, ठीक है। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण आज जिसे हम घोस्ट राइटिंग कहते हैं, मतलब लेखन तो मैं करूँगी लेकिन क्योंकि मुझे आर्थिक दिक्कत है या मुझे रुपए की ज़रूरत है तो मैं किसी और के नाम से वो लेख किसी और के नाम से प्रकाशित होगा और मुझे उसके बदले में रुपए मिल जाएंगे, इसे घोस्ट राइटिंग कहते हैं। तो निराला जी, मुक्तिबोध और ऐसे कई सारे लेखक कवि उस समय जो आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे थे वो घोस्ट राइटिंग करते थे और इन्होंने भी बहुत सारी घोस्ट राइटिंग की हैं। तो कई सारी रचनाएं तो हमें पता भी नहीं है किसके नाम से जो प्रकाशित हम पढ़ रहे हैं, किसी और के नाम से हम पढ़ रहे हैं कि ये इन्होंने लिखा है। हो सकता है वो निराला जी किसी और बड़े कवि ने या दूसरे कवि ने लिखी हो और हम सोच रहे हो कि वो किसी और कवि की है। तो ऐसा इन्होंने किया है। आर्थिक अभाव के कारण बहुत शुरू से ही इन्हें परिवारजनों का साथ मिलना बंद हो गया था। धीरे धीरे करके पहले इनकी माँ गुजर गई, फिर इनके पिता गुजर गए, फिर इनकी पत्नी गुजर गई जिनसे बहुत प्रेम करते थे। इन्होंने फिर आजीवन विवाह नहीं किया। इनके एक पुत्री और एक पुत्र थे, पहले पुत्र गुजरा और फिर पुत्री का भी निधन हो गया। तो इन्होंने जीवन भर मृत्यु देखा है अपने परिवार में और अलगाव और बहुत ही अकेलापन महसूस किया है। तो वो सब इनकी कविताओं में झलकता है। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कविता है वो है सरोज स्मृति। इनकी पुत्री का नाम था सरोज और ये सबसे प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है। इनकी जो सबसे प्रमुख सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें से एक है ये कृति, दूसरी है तुलसीदास और तीसरा है राम की शक्ति पूजा जो बहुत फेमस हुई है। हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं, जैसे हमने जयशंकर प्रसाद में उनकी कविताओं, कहानियों, नाटक, निबंधों के बारे में बात की थी, वैसे ही इनके भी नाटक, निबंध, रचनाओं के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले काव्य संग्रह देखेंगे इनका। तो इनके जो काव्य संग्रह हैं, जाहिर सी बात है इनकी भी ज़्यादा कविताएँ हैं, बहुत सारी कविताएँ हैं। तो इनको याद करने का हमें तरीका ईजाद करना होगा। उस तरीके को जानने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें मैंने बता रखा है कि भारतेंदु के मौलिक नाटक और अनुदित नाटकों को कैसे आप आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हैं। और एक दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने बता रखा है कि तार सप्तक के कवियों का नाम कैसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक आप देखिए और उस तरीके से फिर अपना कोई ट्रिक बनाइए, क्योंकि खुद से बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से याद होगा बजाय मैं बना के दूँ। तो मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगी, कब प्रकाशित हो ये सब बताऊंगी, आपको ट्रिक खुद से बनाना है। अनामिका है सबसे पहले इनकी रचना जो कि 1923 में प्रकाशित हुई। इनके जो काव्य संग्रह हैं वो बहुत देर में प्रकाशित हुए हैं, लेकिन कविताएं ये बहुत पहले से कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि 1923 में पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है तो 1923 के आसपास इन्होंने लिखना शुरू किया। लिख बहुत पहले से रहे थे, काव्य संग्रह के रूप में काफ़ी बाद में जाके प्रकाशित हुआ।
परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1938 1948 में, कुकुरमुत्ता 1942 में, अणिमा 1943 में, बेला 1946 में, नए पत्ते भी 1946 में, अर्चना 1950 में, आराधना 1953 में, गीत गुंज 1954 में और सांध्य काकली 1969 में। तो इस तरह से इनकी सारी रचनाएं हैं। आपको इस सारी रचनाओं का नाम याद रखना है। सबका याद नहीं भी रखे तो कुछ इंपॉर्टेंट का याद रखना है। जैसे आपको अनामिका जो प्रथम इनका काव्य संग्रह है वो पता होना चाहिए, उसमें से सवाल आ सकता है। परिमल इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। परिमल में ही 1930 में इन्होंने लिखा था कि जिस तरह से मनुष्य की मुक्ति कर्म से छूटकर होती है, उसी तरह से कविता की मुक्ति छंदों के बंधन से छूटकर होती है। तो ये इनका बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। तो कविता को छंदों के बंधन से मुक्त करने की बात किसने की है? निराला ने की है। किसमें की है? परिमल में की है 1930 में। ठीक है, तो परिमल में कौन कौन सी प्रसिद्ध इनकी कविताएं हैं वो देख लेते हैं। जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी आपने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा, हो सकता है 12वीं से पहले के सिलेबस में भी एक बार ये लगा है। बादल राग और विधवा भिक्षुक। ठीक है, तो ये सब है परिमल में। अगर ऐसा सवाल आ सकता है कि बादल राग कविता कौन से काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई है, तो वो परिमल में प्रकाशित हुई है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे पहला काव्य संग्रह है अनामिका, वो उसमें कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट कविताएं हैं? सच है, रेखा, तोड़ती पत्थर, ये बहुत प्रसिद्ध है, आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो अनामिका में ये प्रकाशित है। इसके अलावा सरोज स्मृति भी इसी में प्रकाशित है। सरोज स्मृति को सबसे प्रसिद्ध शोक गीत भी माना जाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि शोक गीत कौन सा है निराला का, तो सरोज स्मृति, ये भी अनामिका में प्रकाशित है। और राम की शक्ति पूजा, ये भी अनामिका में ही प्रकाशित है। इसमें एक वाक्य है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक जीवन जिसके लिए सदा ही किया शोध। तो ये जो वाक्य है, कहा जाता है, आलोचक लोगों का मानना है कि ये उन्होंने राम के बहाने से अपने लिए कहलाया है कि धिक्कार है ऐसे जीवन पे जो हमेशा ही विरोध पाता आया है और इतना ज़्यादा कष्ट, इतनी ज़्यादा चीज़ें करने के बाद भी धिक्कार है ऐसे जीवन पे, क्योंकि सब विरोधी कर रहे हैं मेरा। तो ये इन्होंने अपने जीवन से परेशान होकर, हताश होकर, अकेला होकर उन्होंने ऐसा कहा है, ऐसा आलोचकों का मानना है। तो ये है राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर, सच है, ये अनामिका में है। परिमल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी, बादल राग, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इनके उपन्यास देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इन्होंने उपन्यास से बहुत सारे लिखे हैं, पर सारे याद नहीं करने। परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होगा मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगी। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट और चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो अब तक मैंने देखे हैं कि आए हैं किसी ना किसी रूप में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इन पे आपको ध्यान देना है। अप्सरा का सन याद कर लीजिएगा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली, इन सब का नाम याद कर लीजिए। चमेली अधूरा उपन्यास है, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कि निराला के कौन सा उपन्यास अधूरा है, तो चमेली, तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं इनकी कहानी संग्रह पे। तो इनकी कहानी संग्रह 4 हैं, लिली, सखी, तुकुल की बीवी और चतुरी चमार, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसका सन भी याद कर लीजिए, 1945, 1945, और ये आपको याद रहना चाहिए। हो सकता है इसमें से सवाल आ जाए, आपको इन चारों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका ये है। इसके अलावा जो इन्होंने, निराला ने जो लिखा है, इनके लेखन में सबसे बड़ा हिस्सा जो अपने बाद के जीवन में जब प्रगतिवाद आ गया था, उसके बाद जब ये कविताएं कर रहे थे, उसके बाद के जीवन में ज़्यादातर इन्होंने अनुवाद कार्य किया है। और अनुवाद कार्य के अलावा आलोचना का कार्य भी इन्होंने किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्होंने किया है वो अनुवाद कार्य किया है।
तो एक अनुवाद वादक के रूप में भी हम इन्हें पढ़ सकते हैं। रामविलास शर्मा ने निराला रचनावली प्रकाशित की थी, उनके जीवन के आधार पर शायद 3 या 4 प्रकाशित हुई हैं। आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं, उससे आपके निराला जी के जीवन के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा आप लोगों को। आप उनके निजी जीवन के बारे में जान पाएंगे, उनके साहित्यिक सफ़र के बारे में जान पाएंगे, तो आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। निराला का सेक्शन इतना ही है। आपको इसमें सिर्फ कहानी, उपन्यास और कविताएं जो हैं वो याद करनी है। किस कविता में क्या इम्पोर्टेंट है वो देखना है। कोशिश कीजिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कविताएं पढ़ सकें, जितनी ज़्यादा कविताएं पढ़ सकें उतना अच्छा होगा, क्योंकि कविताओं के बीच से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। पीजी लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे यूजी लेवल का दे रहे हैं, पीएचडी जीआरएफ किसी भी लेवल का दे रहे हैं, कविताओं के बीच से आते ही आते हैं क्वेश्चन। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट कविताएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं उनमें से ज़रूर आ सकता है, तो आप प्लीज़ इनकी कविताओं को भी पढ़िए। आपको इंटरनेट पे आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले रचनाकार के साथ। तब तक आपके सजेशंस का हमें इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए, बताइए क्या सुधार किया जा सकता है और इसमें किस किस चीज़ों को और ऐड करने की ज़रूरत है। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमको ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। अब आएगा अगला वीडियो इसका, तो उसका इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।